स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ ही जब भी कभी कोई अपराध घटित होता है तो सबसे पहले उसकी पुलिस में रिपोर्ट होती है, कोर्ट में उसका ट्रायल चलता है, जिसके बाद अपराध साबित होने पर जो अपराधी होता है उसे सजा मिलती है। इस प्रोसेस से तो आज मोस्टली सभी लोग जानते हैं इस प्रोसेस को, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा लोग इस बात से अनजान हैं कि जो इन अपराधों की विक्टिम्स होते हैं, स्पेशली जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, उनको जो इस दौरान क्षति पहुंचती है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आर्थिक रूप से जो उनको नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई वो कैसे कर सकती है? कि सरकार ने इसके लिए कोई योजना बनाई है या नहीं? अगर बनाई है तो उसका लाभ वो कैसे ले सकती है? कहाँ उन्हें अप्लाई करना होगा? अगर वो अनपढ़ है तो इसमें उनकी कौन मदद करेगा? तो चलिए आज की जानकारी में हम इन्हीं पॉइंट्स को क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो पीड़ितों को मुआवजा देती है। तो जानकारी इम्पोर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ आपको बता दें कि हमारे भारत का कानून कहता है कि एक्यूज्ड की ड्यूटी बनती है कि वो विक्टिम्स को कंपनसेट करे, और इसी बात को सीआरपीसी की धारा 357 में बताया भी गया है। लेकिन ऐसा सब करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आरोपी का ट्रायल चले, और ट्रायल जब खत्म हो जाए तब आरोपी का अपराध साबित हो, उसके बाद ही विक्टिम्स को वो कंपनसेट करेगा। लेकिन ट्रायल चलने में और अपराध साबित होने में लंबा टाइम लग जाता है। और इसके अलावा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर उसके बाद भी आरोपी का अपराध साबित नहीं होता, यानी वो बरी हो जाता है, तो क्या? और अगर अपराध साबित हो भी जाए और उसके बाद उसकी पेइंग कैपेसिटी ही ना हो विक्टिम्स को कंपनसेट करने की, तब क्या कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर अपराधी का पता ही ना हो कि किसने अपराध किया है, आरोपी का ही ना पता चले, अनट्रेस्ड कोई क्राइम हो, उसका ट्रायल ही कोर्ट में ना चले, तो विक्टिम्स का क्या होगा और उनको जो क्षति हुई है उसको कंपनसेट कैसे किया जाएगा? इसी बात को हैंडल करने के लिए साल 2009 में क्रिमिनल कोड में एक अमेंडमेंट आया था सेक्शन 357A के रूप में, जिसमें सरकारों को ये निर्देश दिए गए थे कि वो विक्टिम्स के लिए एक कंपनसेशन स्कीम तैयार करें और फंड्स को मेंटेन करें। जिसके बाद सरकारों ने ऐसा किया भी, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो सरकारों ने फंड विक्टिम्स के लिए बनाए थे उन हर स्टेट्स के अलग अलग थे, यानी उनमें सभी में डिफरेंस काफी था। इसके अलावा जो मिनिमम अमाउंट था जो कंपनसेशन में दिया जाना था, उसकी जो लिमिट थी वो बहुत ही कम थी, जिसमें निर्भया मामले के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के पास इनको लेकर बंच ऑफ पेटिशंस आई, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के दौरान नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा को ये गाइडलाइंस जारी की कि वो विक्टिम्स को कंपनसेट करने के लिए एक मॉडल स्कीम तैयार करें, जहां स्पेशली महिलाओं को लेकर जो रेप, सेक्सुअल हरासमेंट और एसिड अटैक जैसे मामले होते हैं, उनको लेकर एक स्पेसिफिक कंपनसेशन अमाउंट डिसाइड करें। और साथ ही गाइडेंस दी गई कि ऐसे केसेस के अंदर जो कंपनसेशन दिया जाता है उस अमाउंट में यूनिफॉर्मिटी हो, जिसके तहत नालसा ने साल 2018 में कंपनसेशन स्कीम फॉर वुमेन विक्टिम्स सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अदर क्राइम्स 2018 सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया। जिसके बाद अलग अलग स्टेट्स की जो सरकारें हैं उन्होंने भी, एग्जाम्पल के लिए हरियाणा सरकार की बात करें तो उन्होंने विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2020 के नाम से इसे अपने राज्य में लागू किया, जिसके तहत जो DLSA होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी SLSA और DLSA काम करती है, यानी इसे अपने स्टेट में, अपने राज्य में लागू करवाती है। तो चलिए साथियों, इस विक्टिम कंपनसेशन स्कीम को समझने से पहले इसके बेस यानी सीआरपीसी के सेक्शन 357A को आसान भाषा में समझ लेते हैं, जो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके दो कैटेगरीज के लोगों के लिए, पहला विक्टिम्स के लिए और दूसरा विक्टिम पर आश्रित जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक कंपनसेशन स्कीम तैयार करे, जिसके तहत उन्हें क्राइम के दौरान हुई इंजरी या रिहैबिलिटेशन के लिए मुआवजा दिया जाए, जिसका अमाउंट कोर्ट की रिकमेंडेशन पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिसाइड करती है, जिसमें ट्रायल से पहले या अनट्रेस्ड ऑफेंस की स्थिति में भी मुआवजा देने का प्रावधान होता है। इवन उस एरिया के SHO या एरिया मैजिस्ट्रेट की रिकमेंडेशन पर इमीडिएट फर्स्ट एड रिलीफ या मेडिकल बेनिफिट्स भी इस स्कीम के तहत दिए जाते हैं, जिसके लिए पीड़ित व्यक्ति या उस पीड़ित व्यक्ति की तरफ से परिवार का कोई भी सदस्य या अन्य कोई भी व्यक्ति जिसको इस बारे की जानकारी है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो ऑफिस है, जो ADR सेंटर होता है,
जो मोस्टली कोर्ट्स के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनके अंदर ही एस्टेब्लिश किया जाता है, वहां जाकर इसकी इंफॉर्मेशन दे दे। वैसे हम आपको बता दें कि पुलिस की रिपोर्ट, कोर्ट की रिकमेंडेशन या डीएलएसए खुद भी सुओ मोटो इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकती है। जिसके बाद हम आपको बता दें कि अगर ऐसे मामलों में जहां पर रेप हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या फिर कोई भी महिला के विरुद्ध क्राइम हुआ है और उस दौरान अगर किसी महिला पीड़िता की डेथ हो जाती है, तो हम आपको बता दें कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत उनके आश्रितों को और साथ ही गैंग रेप जो पीड़िता होती है उनको 5 से 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। रेप और अननेचुरल सेक्सुअल असॉल्ट के केस में इस मुआवजे की राशि को कम से कम 4 लाख और मैक्सिमम 7 लाख तक बताया गया है। चोट की स्थिति में चोट के अकॉर्डिंग 2 से 5 लाख रुपए तक की राशि मुआवजे के रूप में मिलती है। रेप के केस में अगर महिला प्रेग्नेंट हो तो उसे 3 से 4 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है और एसिड अटैक के केस में यही अमाउंट 7 से 8 लाख तक का हो सकता है। और हाँ, अगर अथॉरिटीज को लगता है कि किसी भी सर्कमस्टांसिस में जो ये एक्सपेंसेस होते हैं या रिहेबिलिटेशन होते हैं उनका खर्चे में ये मुआवजा कम पड़ेगा, तो जो अथॉरिटी होती है उनकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो मैटर को इंक्वायरी करके अपना जो डिसीजन देकर इस मुआवजे की राशि को बढ़ा भी सकती है। और इवन आपको बता दें कि अगर किसी केस में आप अथॉरिटी के डिसीजन से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप उसके खिलाफ अपील भी डाल सकते हैं। तो साथियों, इस स्कीम को और इस स्कीम के तहत जो मुआवजे की राशि होती है उसे आप समझ ही चुके होंगे। इसके अलावा आपको बता दें और इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो महिला क्राइम जहां पर होते हैं, यानी महिलाओं के खिलाफ जो भी क्राइम होता है, उस स्थिति में पहली जो बात होती है, जो हम इसका आवाज नहीं उठाते हैं, उसकी पहली कंडीशन ये होती है कि हमें लगता है कि अगर हमने आवाज उठाई तो महिला की बदनामी होगी। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ क्लियर कर दें कि सुप्रीम कोर्ट की इस पर गाइडलाइंस है कि किसी भी केस में जहाँ महिला उसमें विक्टिम है, उस केस में महिला का नाम उजागर नहीं किया जाएगा, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। उसके नाम के स्थान पर जो टाइटल होता है केस, उसमें क्रॉस कर दिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा डर होता है वो ये होता है कि जब हम किसी अपराध की कंप्लेंट करेंगे तो उसका कोर्ट केस चलेगा, कोर्ट केस का खर्चा होगा, वकील का खर्चा होगा, तो इतना पैसा हम कहां से लाएंगे। तो हम आपको बता दें, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A के तहत आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को मुफ्त में कानूनी सहायता का प्रावधान दिया गया है और जिसके तहत जो स्पेशली महिलाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, किसी भी आय वर्ग की हो और किसी भी आयु वर्ग की हो, यानी उनकी इनकम कितनी भी हो, एज कैसी भी हो, ऐसी सभी महिलाओं को मुफ्त में कानूनी सहायता सरकार देती है, जहां पर कोर्ट से लेकर वकील तक का सारा खर्चा सरकार के द्वारा अदा किया जाता है। बस आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसकी इंफॉर्मेशन अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डीएलएसए को या एडिया सेंटर में जाकर इसकी एप्लीकेशन दे दें। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं भी आता है तो आपको सिर्फ उस ऑफिस के जो फ्रंट ऑफिस होता है वहां पर जाना है। वहां पर जो भी स्टाफ होता है वो आपकी एप्लीकेशन खुद ही लिख देगा और आपकी हर स्थिति में आपकी मदद करेगा। और रही तीसरी बात मुआवजे की, तो आज की जानकारी में हम वो भी क्लियर कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्कीम निर्धारित की है, जिसके तहत जो महिलाएं पीड़ित है उनके लिए स्पेशली जो मुआवजे की राशि है वो निर्धारित की गई है। और इसको पाने के लिए भी आपको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी अपने एरिया सेंटर में जाना होता है, जो आपकी कोर्ट में ही एस्टेब्लिश किया जाता है। आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ अपने एरिया सेंटर में पहुंचना है, वहां के ऑफिस में अपनी ये इन्फॉर्मेशन देनी है। आप दे सकते हैं या आपके बिहाफ में कोई भी व्यक्ति दे सकता है, जिसके बाद सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो आपको मुआवजा दे, यानी आपकी जो केस है उसकी कंडीशंस को देखते हुए, आपके इलाज के खर्चे को देखते हुए आपको जो मुआवजे की राशि है वो प्रदान करें। तो उम्मीद है साथियों आज की जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।